नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं आपके लिए यहां पर झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा 2024 के महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र को लेकर के। तो आपको हम बताते चले आपके लिए यहां पर अगर आप 1 से 5 या 6 से 8 के शिक्षक हैं तो 1 से 5 के शिक्षक का यहां पर जो है हिंदी वाला परीक्षा हो चुका है और सभी में पेपर 3 जो है आपको पढ़ना है और पेपर 3 के अंतर्गत जो भी यहाँ पर सिलेबस दिए गए हैं उसका संपूर्ण कवर अप हम आपके लिए करके जेसीईआरटी क्लास का यहाँ पर कक्षा 1 से 12 तक के पाठ्यपुस्तक पर आधारित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का हैंड रिटन नोट्स आपके लिए हमने तैयार कर दिया है। आप यहाँ से देखिए लेकर के पढ़ सकते हैं। हो सकता है कि आप जो है यहाँ पर बाजारू किताब बहुत से लेकर के पढ़ रहे होंगे, लेकिन आपको हम बता देते हैं अभी जो झारखंड का जो परीक्षा चल रहा है उसमें बाजारू किताब से एक भी प्रश्न भिड़ने वाले नहीं है। आपको यहाँ पर जो है जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का बना बनाया हुआ नोट्स मिलता है, नहीं तो आप जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक को ही पढ़ेंगे क्योंकि सिलेबस में स्पष्ट किया हुआ है कि झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान परिषद के राज्य के पाठ्यपुस्तक पर आधारित प्रश्न होंगे। इसलिए आप यहाँ पर जो है पाठ्यपुस्तक पर आधारित सारे नोट्स और पीडीएफ बन करके तैयार है, आप यहाँ से ले सकते हैं। तो आप चाहते हैं तो सामाजिक विज्ञान का नोट्स 29 रुपीज़ में, गणित और विज्ञान का नोट्स 49 रुपीज़ में और पेपर 3 का कंप्लीट नोट्स 99 रुपीज़ में यहाँ से परचेज करके यदि आप पढ़ते हैं तो आपको 101% जो प्रश्न है यहाँ से भिड़ेगा ही भिड़ेगा। तो आप देखिए मोबाइल नंबर दिया गया है, इसके पहले आप देखे होंगे 9631054226 पर आप संपर्क कर सकते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से सारा नोट्स और पीडीएफ यहाँ पर परचेज करके जो भी समय बचे हुए हैं उसमें आप परीक्षा में जाने से पहले एक बार अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि केवल यहाँ पर जेएसएससी की तरफ से अब तक जो भी प्रश्न झारखंड में एग्जाम हुए हैं उसी प्रश्नों को हमने कंडक्ट किया है और बाकी आपको जेसीईआरटी का 6 से 12 तक का आपको चैप्टर वाइज भी नोट्स बना हुआ है। तो आप सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक बार अवश्य पढ़ लेंगे। तो चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। सभ्यता के कौन कौन से नगर किस नदी के तट पर स्थित है उनको याद रखने का एक छोटा सा आपको ट्रिक देंगे और उसके बाद जब उस प्रश्न को आप सोल्व कीजिएगा तो आप देखिएगा आपका 100% जो है प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर ट्रिक क्या है। देखिए एक ट्रिक हमने बनाया है, लभ है रवि, क्या है, लभ है रवि मोहन सिंह के घर आ जाना। ठीक है, लड़की कह रही है कि लव है यदि रवि तो कहाँ आ जाना, मोहन सिंह के घर आ जाना, और इसी से सारा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देखिए एक छोटा सा ट्रिक से सब प्रश्न के उत्तर बन जाएगा, समझ गए। तो देखिए यहाँ पर है एल ओ, लो ना, लो से देखिए हो जाएगा लोथल, लो से क्या हो जाएगा लोथल, और यहाँ पर देखिए भी ई है तो भी से हो जाएगा भोगवा नदी। ठीक है, यानी हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल जो है वो कहाँ स्थित है, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। अब देखिए यहाँ पर है से याद रखिएगा हड़प्पा, ह से हड़प्पा, और रवि से याद रखिएगा रावी नदी। क्या याद रखिएगा, रावी नदी, यानी हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है, रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अब देखिए मोहन सिंह के घर, मोहन सिंह, तो मोहन से याद रखिए मोहनजोदड़ो, मोहन से क्या याद रखिए मोहनजोदड़ो, और सिंह से याद रखिए सिंधु नदी, सिंह से क्या याद रखिए सिंधु नदी, यानी मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद देखिए के घर आना, क्या लिखा हुआ है, के घर आना, तो के से देखिए हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल है कालीबंगन, और ये घर से हो जाएगा देखिए घगर, क्या हो जाएगा घगर, यानी कालीबंगन किस नदी के तट पर स्थित है, तो घग्गर नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो अभी तक आपने देखा यहाँ पर पांच हो गया कि कौन सी सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है, और यहाँ से 101% 100% प्रश्न आता ही है। और भी देख लीजिए सभ्यता का जो किस नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है रोसत आलम, नाम है रोसत आलम, कौन आलम, रोसत आलम हिंडन वन को रंगाया था। रोसत आलम कौन वन को रंगाया था, हिंडन वन को रंगाया था। ठीक है, तो देखिए रो से देखिए हो जाएगा रोपड़, रो से रोपड़, और सत से देखिए जाएगा सतलज, यानी सिंधु सभ्यता का स्थल रोपड़ किस नदी के तट पर स्थित है, सतलज नदी के तट पर स्थित है। अब देखिए आलम से क्या हो जाएगा आलमगीरपुर, और हिंडन से हिंडन नदी, यानी आलमगीरपुर सिंधु सभ्यता का स्थल आलमगीरपुर पूछा हुआ प्रश्न है किस नदी के तट पर स्थित है, तो हिंडन नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अब देखिए वन से देखिए होगा वनमाली, वन से क्या होगा वनमाली, और रंगोया, रंगोया माने रंगोई नदी। ठीक है, तो वनमाली किस नदी के तट पर स्थित है, रंगोई नदी के तट पर स्थित है।
ना, वनमाली रंगोई नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो रोसत आलम हिंडन वन को रंगाया, यानी रोपड़ सतलज नदी के तट पर स्थित है, आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर स्थित है, और वनमाली जो है रंगोई नदी के तट पर स्थित है। तो इस तरह से देखिए सारे प्रश्नों को आप अगर यहाँ से देखिएगा तो आपका कंप्लीट हो जाता है यहाँ से कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल जो है किस नदी के तट पर स्थित है। तो देखिए ऐसे ऐसे छोटे ट्रिक्स आपको हम बता देते हैं। 1000 जीके हम आपको याद करवाएंगे, 1000 जीके का प्रश्न आपको याद करवा देंगे, चाहे वो हिस्ट्री होगा, चाहे ज्योग्राफी होगा, चाहे साइंस का होगा, वो सारा चीज़ आपको मिलते जाएगा। तो हम आपको ट्रिक भी देंगे और साथ में आपको पीडीएफ भी देंगे और उसके साथ आपको ऑब्जेक्टिव भी करवा देंगे। ठीक है, अब चलिए यहाँ से देखते हैं प्रश्न। अब देखते हैं यहाँ से सारे प्रश्नों को एक बार कवर अप कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला है, सबसे प्राचीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। 1001 बार प्रश्न आया हुआ। सबसे प्राचीन सभ्यता के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता, मिस्र सभ्यता, नील सभ्यता या कोई नहीं। ठीक है, तो सबसे प्राचीन सभ्यता के नाम से किसको जाना जाता है? तो वो आपको हड़प्पा सभ्यता को ही जाना जाता है। ठीक है, सबसे प्राचीन सभ्यता के नाम से हड़प्पा सभ्यता को जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? खोज से भी प्रश्न है और खोज का भी अभी आपको हम ट्रिक बताए देंगे। ठीक है, वो भी बता देंगे हम आपको। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी, केसी मजूदार या कोई नहीं। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की है वो आपको दयाराम साहनी की तरफ से किया गया है। ठीक है, दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज किसने की? मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी, केसी नियोग या कोई नहीं। तो मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज जो की गई है वो रखालदास बनर्जी के द्वारा की गई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक ट्रिक है, रोए का बीबी, रोए का बीबी ना, रोए का बीबी लोरा, रोए का बीबी लोरा हंस के मारा। ठीक है, तो रोपड़ का खोज किसने किया? यज्ञदत्त शर्मा। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा आपका बीवी का दिखा देते हैं, मोहनजोदड़ो की सभ्यता। ठीक है, मोहनजोदड़ो का रखालदास बनर्जी हो गया। आने दीजिए, इनमें से कौन सा स्थल पाकिस्तान में है बताना है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या कोई नहीं, या ए और बी दोनों। तो देखिए हड़प्पा भी जो अभी ये स्थल है पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो भी ये पाकिस्तान में है, लेकिन लोथल जो स्थल है वो पाकिस्तान में नहीं है, वो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। तो कौन सा स्थल पाकिस्तान में है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा ना। बृहत स्नानागार कहाँ पाया जाता है? 1001 बार प्रश्न पूछा गया है और आपके भी एग्जाम में आने वाले हैं, एकदम आएंगे ही आएंगे कि बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो या लोथल। ठीक है, तो बृहत स्नानागार जो है वो आपको मोहनजोदड़ो में पाया गया है। कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो में पाया गया है। अब देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये भी प्रश्न आप देखे होंगे, तो बहुतों बार पूछा गया है जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, काले रंग की चूड़ियाँ, खाली डिब्बा या कोई नहीं। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आप सभी जानते होंगे मृतकों का टीला होता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। बार बार प्रश्न ये रिपीटेड किया हुआ है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या कोई नहीं। ठीक है, तो कालीबंगा जो ये हड़प्पा सभ्यता का स्थल है वो आपको राजस्थान में है, और यहाँ पर कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ। काली मतलब काला रंग, और बंगा मतलब बंगाल, बंगाल रखिएगा, और बंगाल मतलब क्या होता है? चूड़ी होता है। तो काले रंग की चूड़ियाँ इसका अर्थ होता है। ये भी प्रश्न पूछे गए हैं। हड़प्पा के समकालीन थे, हड़प्पा के समकालीन, हड़प्पा के इक्वल में कौन है? ये भी प्रश्न आपको आए हुए थे। तो देखिए आप सभी जितना प्रश्न देख रहे हैं ये आए हुए प्रश्न, और ये किस किताब में है? जेसीईआरटी, जेसीईआरटी का हिस्ट्री सेक्शन में आप देखिएगा जा करके, तो क्लास 6 का आपको यहाँ से सारा ये प्रश्न मिलेगा। ठीक है, और क्लास 6 से देखिए कितना प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाता है, और यहीं से आप लोग देखिए क्या कर जाते हैं? कंफ्यूज कर देते हैं। जेसीईआरटी और एनसीईआरटी
सिंधु को तो कहीं नो देखना भूल मत कीजिएगा, चाहे कोई एग्जाम निकालना होगा। और आपको यहाँ तो हम 6 to 10 तक का पूरा नोट्स बना दिए हैं, आप यहाँ से इसको परचेज करके पढ़ सकते हैं, जिससे कि कम पढ़िएगा और ज़्यादा यहाँ से मार्क्स मिलेगा। और वो भी आपको ट्रिकी भी नोट्स और PDF सब बना हुआ है, ट्रिक भी बना हुआ है, ठीक ना। तो आप लोग खरीदने में कोई कोताही नहीं कीजिएगा और जल्द से जल्द इसको ले लीजिएगा। अब देखिए हड़प्पा के समकालीन कौन था, तो हड़प्पा के समकालीन आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। मेसोपोटामिया सभ्यता किन दो नदियों के बीच विकसित हुई? मेसोपोटामिया सभ्यता जो है देखिए 2 नदियों के बीच विकसित हुई थी। उस नदी का नाम क्या है? दजला नदी और मिस्र नदी, दजला और फरात की घाटी, दजला और सिंध, दजला और नील, ठीक है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी देखिए वो दजला और फरात किसके बीच? दजला और फरात घाटियों के बीच स्थित है मेसोपोटामिया की सभ्यता। दजला और फरात नदियों के बीच स्थित है मेसोपोटामिया की सभ्यता। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? अभी ही देखिए नदी के तट पर स्थित रहने वाला आपको हम ट्रिक बताए थे, लब है, ये तो सबके याद रहता है, लब है रवि, गब है रवि मोहन सिंह के घर आना। तो लोथल, भोगवा नदी, हड़प्पा, रावी नदी, अब मोहन सिंह यानी मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी, आ गया ना। तो हड़प्पा पूछा है तो हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? ट्रिक मिल गया, रावी नदी, ठीक है। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी के तट पर स्थित है। अब देखिएगा मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो अभी ही आया था, लब है रवि मोहन सिंह के घर आना। तो मोहन से मोहनजोदड़ो और सिंह से सिंधु नदी। तो मोहनजोदड़ो किस नदी? सिंधु नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अब देखिएगा चान्होदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है ना। तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो और चान्होदड़ो दोनों सिंधुए नदी है। दोनों कौन नदी है? सिंधु नदी है। मोहन और चान्हो दोनों सिंधु नदी है। अब देखिएगा लोथल किस नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। अभी ना आया था कि लब, लब में लो से क्या चीज था? लोथल, अभी से क्या चीज था? भोगवा, यानी लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? भोगवा नदी के तट पर स्थित है। मिल गया, देखिए प्रश्न मिला, उसका आंसर भी मिला, ट्रिक भी मिला। तो लोथल आपको भोगवा नदी के तट पर स्थित हो जाएगा। रोपड़ किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, रोपड़ किस नदी के तट पर स्थित है? तो सिंधु नदी, रावी नदी, सतलज नदी या भोगवा नदी। तो देखिए अभी आपको यहाँ पर बताया गया था कि रोसत आलम, उस आलम का नाम क्या था? रोसत आलम। कौन वन को रंगाया था? हिंडन वन को रंगाया था, हिंडन वन। तो रोस से देखिए रोपड़, रो से रोपड़ और सत से सतलज, यानी रोपड़ किस नदी के तट पर स्थित है? सतलज नदी के तट पर स्थित है। रोपड़ सतलज नदी के तट पर स्थित है, ईसा से कंफर्म होता है, ठीक है। कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है? कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है? यही है। तो क्या था? रोसत आलम हिंडन वन को रंगाया, ठीक है, हिंडन वन को रंगाया, को रंगोया। तो को से कालीबंगन और यहाँ पर जो है आपका घगर नदी, ठीक है, क्या हो जाएगा? घगर नदी। अब देखिएगा एक और है कि सिंधु सभ्यता कौन से नगर किस नदी के तट पर स्थित, उनको याद रखने का ट्रिक आपको ये हमने दिखा दिया और उस प्रश्न को भी करवा दिया। अब सिंधु सभ्यता के विभिन्न नगरों के संस्थापक का अगर नाम याद रखना चाहते हैं तो उसका भी ट्रिक है, ठीक है। हसा मोर, मोर क्या हुआ? हसा। तो ह से हड़प्पा और सा से दयाराम साहनी, यानी हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने की। और मोर से देखिए, मोह से मोहनजोदड़ी और र से रखालदास बनर्जी, ठीक है, मोह से मोहनजोदड़ो और र से रखालदास बनर्जी, हसा मोर से याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर है काली बीबी गोपाल चूहा, काली बीबी गोपाल चूहा, काली से कालीबंगन और बीबी से बीबी लाल, यानी कालीबंगन, बीबी लाल, गोपाल। अब देखिएगा यहाँ पर चान्होदड़ो, ये गोपाल मजबूदार के द्वारा किया गया है, संस्थापक का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। अगला है रोपड़ में यज्ञ हुआ, यज्ञ कहाँ हुआ? रोपड़ में, यानी रोपड़ जो स्थल है उसके संस्थापक कौन है? यज्ञदत्त शर्मा है, यज्ञदत्त शर्मा है, ठीक है। देखिए तो आप लोग यहाँ पर जो है बहुत से प्रैक्टिस सेट लेकर के अभी तक बना रहे होंगे और सामाजिक विज्ञान की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन परीक्षा देर होने के कारण आपको तैयारी नहीं कर पाए होंगे या किए भी होंगे। तो आपको जो अभी ये वीडियो मिल रहा है ना, इसको आप देखिएगा, इसके नोट्स को देखिएगा। अब आपको यहाँ पर देखने के बाद जब एनालिसिस कीजिएगा तो आपको ये 100% होगा कि इस नोट्स को यदि आप पढ़ेंगे
और इस वीडियो को यदि आप देख लेते हैं तो आपको जो यहाँ पर तैयारी करने में 10 दिन 20 दिन लगता था, वो यहाँ पर आपको 1 घंटा का भी समय नहीं लगेगा। यानी यहाँ पर 100% आपको जो है बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके साथ उसका ट्रिक इस कदर दिया जा रहा है कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आप किसी भी चीज़ को जब परीक्षा में जाए तो कंफ्यूज नहीं करें। तो आप अभी तक जो भी प्रैक्टिस सेट लेके पढ़े होंगे चलेगा, लेकिन अभी परीक्षा में जाने से पहले आपको मैं हिदायत देता हूं कि आप जेसीईआरटी का जो 6 से 12 तक का है, 6 से 10 तक का, कम से कम 8 तक का, तो आप जरूर नोट्स लेकर के पढ़ लीजिएगा, नहीं तो किताब पढ़ लीजिएगा। और नहीं आपके पास समय है तो यहाँ पर 100% वीडियो के साथ साथ उसका नोट्स और वो भी ट्रिक बेसिक के साथ बना हुआ है, आप यहाँ से जरूर परचेज करके एक बार अवश्य पढ़ करके ही परीक्षा देने जाइएगा। क्योंकि यहाँ से जो आप पढ़ेंगे ना, उसके बाद जो है आप भुलाएंगे नहीं, और उसके बाद जो कंसेप्ट एकदम क्लियर हम करवा रहे हैं। तो आप हमारे साथ जरूर अभी वीडियो देखने के बाद जुड़ जाइएगा और जरूर संपर्क कर लीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर आगे दिया हुआ है 9631054226 पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। ठीक है, अगला टॉपिक हिस्ट्री का हम लोग देख लेते हैं। सबका अर्थ क्या है आपको बताना है। मोक्ष प्राप्त होना, ज्ञान, विनाश या प्रलय। ठीक है, तो वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। वेद किससे जुड़ा हुआ है? ज्ञान से जुड़ा हुआ है, तो वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। वेदों की संख्या कितनी है? देखिए 1001 बार एक प्रश्न पूछ दिया गया, वेदों की संख्या कितनी है? हर एग्जाम में पूछा जाता है। और आपको देखिए ये जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही छपा हुआ है, जो कि आपका हिस्ट्री सेक्शन के अंतर्गत पार्ट 5 से लिया गया था। ठीक है, और यहाँ से देखिए प्रश्न आपके झारखंड में जो एग्जाम हुए हैं उसमें पूछे गए हैं। ठीक है, 3 है, 4 है, 2 है या 1 है। ठीक है, तो वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 बताई गई है आपको, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, अब चलिए इससे और क्या प्रश्न पूछ दिया गया है। सबसे पुराना वेद कौन है? सबसे पुराना वेद कौन है पूछे गए प्रश्न है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। ठीक है, तो सबसे पुराना वेद जो माना जाता है वो किसको माना जाता है? ऋग्वेद को माना जाता है। ठीक, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ऋग्वेद में कितने मंडल है? ऋग्वेद में कितने मंडल है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए ऋग्वेद में जो है यहाँ पर जो मंडल है उसकी संख्या क्या है? 10 है, और प्रार्थनाएं और सूक्तों की संख्या कितनी है? तो 1028 है। ये दोनों प्रश्न बार बार पूछा गया है कि ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो आपको क्या बताना है? 10 है, और कितनी प्रार्थनाएं या सूक्त है? तो 1028 है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, सब प्रश्न ये छपा हुआ है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में कितनी प्रार्थनाएं या सूक्त है? देखिए अभी आपको हम बता ही रहे थे, वो आ ही गया है। तो 1020 है, 1030 है, 1040 है या 1028 है। तो ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं हैं या सूक्तों की जो संख्या है वो आपका यहाँ पर कितना है? तो 1028 बताया गया है आपकी किताब में। और ये प्रश्न अब तक 101 बार जो है आपके एग्जाम में पूछ दिए गए हैं। जितने भी एग्जाम में जाइएगा सभी में यहाँ ऋग्वेद से एक प्रश्न निकल के आ रहा है। ऋग्वेद की भाषा है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या तमिल। ऋग्वेद की जो भाषा है वो कौन सी भाषा है? तो ऋग्वेद की जो भाषा है वो आपको देखिए संस्कृत भाषा में मिलता है, इसलिए इसको सबसे प्राचीन भाषा के रूप में जाना जाता है, सबसे प्राचीन वेद के रूप में। तो ऋग्वेद की भाषा कौन सी है? तो ऋग्वेद की भाषा याद रखिएगा संस्कृत है। ठीक है, ऋग्वेद की भाषा संस्कृत है। नेक्स्ट, ऋग्वेद की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन है? ऋग्वेद में देखिए नदियों का उल्लेख किया गया है, गंगा नदी, सिंधु नदी और जमुना नदी। तो यहाँ से प्रश्न नदी का पूछा जाता है। तो ये देखिए प्रश्न पूछा गया है, 101 बार प्रश्न पूछा गया है कि ऋग्वेद की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन है? सिंधु है, सरस्वती है, सतलज है या रावी है। ठीक है, तो ऋग्वेद की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी जो है वो आपको देखिए सिंधु नदी को कहा जाता है। ठीक है, ऋग्वेद में किस नदी का एक बार उल्लेख हुआ है? ऋग्वेद में किस नदी का एक बार केवल उल्लेख हुआ है? गंगा, यमुना, सिंधु या रावी। ठीक है, तो देखिए ऋग्वेद में जिस नदी का उल्लेख एक बार किया गया है वो आपका गंगा नदी है। गंगा नदी का ऋग्वेद में जो है केवल एक बार उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा आपका, ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है? गंगा, यमुना, सरस्वती या सतलज। ठीक है, तो ऋग्वेद में यमुना नदी का जो है 3 बार उल्लेख किया गया है। ठीक है, ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार उल्लेख किया गया है, ये भी प्रश्न पूछा गया था। ऋग्वेदिक काल के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? ऋग्वेदिक काल के जो लोग थे उनका मुख्य भोजन जो था उस समय क्या होता था आपको बताना है। ठीक है, जौ, गेहूं, धान, दाल, धान या कोई नहीं। तो जो ऋग्वेदिक काल के लोग थे उस समय उन लोगों का मुख्य भोजन जो हुआ करता था वो आपका हुआ था जौ और गेहूं। जौ और गेहूं ऋग्वेदिक काल के लोगों का मुख्य भोजन माना जाता है। ऋग्वेदिक काल के लोगों का मुख्य आजीविका क्या था? ऋग्वेदिक काल के लोग जैसे अपने जीवन यापन के लिए जो साधन था वो क्या था? आजीविका का साधन क्या था? जीवन पार्जन का साधन क्या था? कृषि करते थे,
पशुपालन करते थे, चारागाह करते थे या पर्यटक? किस चीज़ से, कौन सी चीज़ जो है उनकी आजीविका का स्रोत था? ठीक है, तो उनकी देखिए आजीविका का जो स्रोत था वो यहाँ पर पशुपालन था। पशुपालन से जो है वे आज अपना जीवन यापन क्या किया करते थे, इसलिए आजीविका का मुख्य स्रोत उनका पशुपालन था। ऋग्वैदिक काल में किस पशु का अधिक महत्व था? ऋग्वैदिक काल में किस पशु का अधिक महत्व था? गाय, बैल, भेड़ या बकरी? ऋग्वैदिक काल में किस पशु का अधिक महत्व था? तो ऋग्वैदिक काल में जो पशु थे उस सबसे अधिक महत्व की पशु जो थी वो गाय थी। गाय का लोग पालन पोषण क्या करते थे, आजीविका के लिए गाय को लोग रखा करते थे और यही इसी से जो है उनका आजीविका चलता था। इसलिए ऋग्वैदिक काल में किस पशु का अधिक महत्व था, तो वो आपका गाय का उल्लेख होता है। ऋग्वैदिक काल के शासन व्यवस्था का सबसे छोटा स्तर क्या था? ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल का देखिए जो छोटा स्तर होते हैं यहाँ पर बताया जाता है, तो कुल 20 ग्राम, याद रखिएगा, कुल 20 ग्राम क्या होता है, कुल 20 ग्राम, यानी सबसे पहले कुल था, फिर 20 था, फिर ग्राम था और फिर जन था। तो सबसे छोटा स्तर जो था वो आपका कुल था। क्या था आपका? कुल था ना, सबसे छोटा स्तर कुल था, कुल 20 ग्राम, याद रखिएगा। ऋग्वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन था? ऋग्वैदिक काल में जो देवता को लोग मानते थे महत्वपूर्ण, वो देवता कौन थे आपको बताना है। इंद्र, अग्नि, यम या सोम? ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल का जो सबसे महत्वपूर्ण देवता माने जाते थे वो इंद्र देवता को माना जाता था। किसको माना जाता था? इंद्र देवता को मानते थे लोग, यानी सबसे महत्वपूर्ण देवता जो उस समय थे वो इंद्र थे। क्या थे? इंद्र थे सबसे महत्वपूर्ण देवता। इनाम गांव वर्तमान में किस राज्य में है? इनाम गांव वर्तमान में किस राज्य में है? ठीक है, आपको देखना है इनाम गांव किस राज्य में है, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, केरल में या आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये 1001 बार प्रश्न पूछा गया है। इनाम गांव का नाम याद रखिएगा, इनाम गांव बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो इनाम गांव वर्तमान में किस राज्य में है, तो उसका आंसर आता है महाराष्ट्र। राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है, महापाषाण का अर्थ क्या है? ये भी प्रश्न 101 बार पूछा गया है। महापाषाण का अर्थ क्या है, बार बार पूछा जा रहा है। पत्थर है, छोटा पत्थर है, बड़ा पत्थर या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए महापाषाण, पाषाण का जो अर्थ है वो है यहाँ पर महान, माने महान, और उसको कहेंगे बड़ा, और पाषाण बने यहाँ पर पत्थर। ठीक है, तो महापाषाण का अर्थ है सबसे बड़ा पत्थर, बहुत बड़ा पत्थर को महापाषाण के नाम से जाना जाता। तो आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं कि चैप्टर वाइज आपको हम सभी पाठ के, यानी अभी तो ये क्लास 6 का आपका हुआ है। ठीक है, क्लास 6 का टोटल चैप्टर हम एक वीडियो में ही समाहित कर देंगे। उसी तरह से 7, 8, 9, 10 का भी हो जाएगा। तो आप सभी यहाँ पर जैसे देख रहे हैं टॉपिक, उसी तरह से टॉपिक सभी सब्जेक्ट का बना हुआ है। ऐसा नहीं समझिए कि सिर्फ हिस्ट्री का भी आप देखें तो हिस्ट्री का है, उसी तरह से ज्योग्राफी का, उसी तरह से पॉलिटिकल, मैंने बहुत ही कम प्रश्न और उसके साथ समझिए ट्रिक और बेस और खाली इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको हमने बनाया है, जो कि आपको परीक्षा के दृष्टि से रामबाण यहाँ पर सिद्ध होने वाला है। तो आप सभी वीडियो को यदि पूरा देखे होंगे तो आप प्रश्न को अवश्य देखे होंगे। ऐसा ही प्रश्न अभी जो हुआ एग्जाम, आप देखिएगा हूबहू इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं और आपका जो JCERT से पूरा कंप्लीट आ रहा है। तो आप 10 तक का लेकर के यहाँ से पढ़ लीजिए। बाकी आपकी क्लासेस भी दी जा रही है। अभी आपके एग्जाम में जो है यहाँ से 1 महीने लगभग विलम्ब है, तो आप यहाँ से तैयारी कीजिएगा। तो आपका जो देखिए ये क्वालिफाइंग पेपर नहीं है, ये आपका मेरिट में जुड़ेंगे। तो मेरिट में जुड़ने के लिए बहुत कम पढ़ के बहुत ज़्यादा नंबर उठाना चाहते हैं तो आप यहाँ से ज्वाइन करेंगे 9631054226 पर अभी संपर्क करेंगे और जरूर जुड़ जाएंगे। सभी सब्जेक्ट का नोट्स PDF ऑलरेडी आप ही लोग के लिए बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं अब इसके बाद हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक। सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन था? आपको बताना है। जो 16 महाजनपद थे उसमें सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद का नाम किसका आता है? मगध, अवंती, वत्स या कुरु? ठीक है, तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद जो था वो आपका मगध यहाँ पर माना जाता है और ये प्रश्न आए हुए हैं। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? आपको बताना है। जो नंद वंश थे उनके अंतिम शासक कौन थे? कालाशोक, सिकंदर, महापद्म नंद या धनानंद? ठीक है, तो नंद वंश का अंतिम जो महत्वपूर्ण शासक था वो आपका था धनानंद था यहाँ पर नंद वंश का अंतिम शासक। मौर्य वंश का स्थापना किसने किया? बहुत बार आया वो प्रश्न है, 1001 बार आया वो प्रश्न है, आपके भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो मौर्य वंश का स्थापना किसने किया या शासक संस्थापक कौन था? बिंबिसार, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त मौर्य? ठीक है, तो मौर्य वंश का जो संस्थापक थे, मौर्य वंश की जो स्थापना की गई थी वो चंद्रगुप्त मौर्य की तरफ से किया गया था। यानी मौर्य वंश का स्थापना किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। बहुत ही MBBI प्रश्न है और देखिए आपके टेक्स्ट बुक से निकला हुआ है। तो कम प्रश्न पढ़ करके यदि अधिक प्रश्न का उत्तर आप देना चाहते हैं, अधिक प्रश्न एग्जाम में भिड़ाना चाहते हैं, तो यही एक आपका विकल्प है कि आप JCERT को पढ़ लीजिए।
चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश का स्थापना किया? देखिए नंद वंश था, ठीक है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। अब धनानंद का यहाँ पर हत्या करवा दिया गया, ठीक है, और वो किसकी? तो चाणक्य की सहायता से, ठीक है, चाणक्य की सहायता से नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद की हत्या कर दिया गया और नंद वंश का समाप्ति हो गया। और नंद वंश का जब समाप्ति हुआ तो यहाँ पर आपका मौर्य वंश आया, ठीक है, और मौर्य वंश तो उसकी स्थापना किसने किया, किसका आश्रय गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही चाणक्य की सहायता से जो है यहाँ पर धनानंद की हत्या करवा करके नंद वंश की समाप्ति किए और यहाँ पर मौर्य वंश का शुभारंभ किए, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? चाणक्य हो जाएगा आपका, ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? चाणक्य हो जाएगा। अगला है सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुआ? बहुत बार, 1001 बार, मान लीजिए ये प्रश्न छपना ही छपना आपके एग्जाम में है। सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुआ? 1951 ईस्वी, 1952 ईस्वी, 1953 ईस्वी या 1954 ईस्वी, ठीक है। तो सर्वप्रथम आम चुनाव जो यहाँ पर हुए थे वो आपका हुआ था 1952 ईस्वी, याद रखिएगा, बहुत ही MBBI प्रश्न है आपके लिए। अगला है समस्त 16 बड़े महाजनपदों में विभाजित था। समस्त भारत जो है 16 बड़े महाजनपदों में विभाजित था, यह जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? ठीक है, बौद्ध ग्रंथ के अंकुत्तर निकाय से, जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से, ए और बी दोनों से, या कोई नहीं। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर जानकारी मिली है तो वो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से, ठीक है, और दूसरी बार जो जानकारी मिली उसके बाद जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से। तो देखिए अगर ये दोनों दिया हुआ रहेगा, ऑप्शन पर आपको निर्भर करना पड़ेगा। अगर केवल बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से दिया हुआ है तो आपका आंसर ये सही होगा, ठीक है, लेकिन ए और बी दोनों अगर दिया हुआ है तो आपको यहाँ पर ए और बी दोनों लेना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ए और बी दोनों से मिलता है, लेकिन सबसे पहले अगर पूछा जाए तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलता है, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से। इनमें से कौन महाजनपद में राजतंत्रीय महाजनपद है? ठीक है, तो देखिए राजतंत्रीय महाजनपद यहाँ 16 में से जो थे उनका नाम आप देख लीजिएगा, अभी नीचे नोट दिया गया, मगध था, कौशल था, वत्स था, या सभी था। तो यहाँ पर जितने नाम दिए गए हैं ये सभी जो थे राजतंत्रीय महाजनपद थे 16 महाजनपदों में। अब देखिए उनका नाम देख लीजिए जो राजतंत्रीय महाजनपद में आते हैं, कौन कौन आते हैं? तो मगध है, कौशल है, वत्स है, अवंती है आदि जो है ये शक्तिशाली राजतंत्रीय महाजनपद थे। तो देखिए सामाजिक विज्ञान जो है ना बहुत ही टफ सब्जेक्ट माना जाता है, बहुत ही आसान नहीं है। इसको जब तक कंसेप्ट के साथ आप नहीं देखिएगा ना तो जब आपको टिक लगाना पड़ता है तो वहाँ बहुत कन्फ्यूजन होता है। और हम लोग क्या करते हैं, किसी कन्फ्यूजन को दूर करते हैं, वो भी किसके साथ? तो कंसेप्ट देते हैं, ट्रिक देते हैं, साथ में वीडियो देते हैं, और अगर जो हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर रहे हैं वो ऑफलाइन की जैसा बात भी हमसे कर सकते हैं। तो ये सारा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको टोटल यहाँ पर 6 to 10 तक का अगर नोट्स आप देख लेते हैं, अभी तो आपको समय बचा हुआ है, तो सहायक आचार्य में आपका मेरिट एकदम बनेगा और बहुत ही अच्छा मेरिट बनेगा और आपकी सर्विस पक्की होने जा रही है। ठीक है, तो आप यहाँ से जो JCRT किताब पढ़ लीजिएगा, किताब नहीं पढ़ पाते तो आप यहाँ से JCRT का बनाया हुआ नोट्स वीडियो सारा चीज़ है, आप उसको एक बार देख लीजिए परीक्षा में जाने से पहले। जो आप इधर का प्रैक्टिस सेट बाजारू जो बना रहे हैं और समय पास कर रहे हैं उससे तो फेल होना फिक्स है। लेकिन आप अगर JCRT किताब को पढ़ते हैं या यहाँ से पढ़ा रहे होंगे या आप यहाँ से नोट्स लेके पढ़ लीजिए, आपका 100% जो है मेरिट में आ रहा है नाम। तो अभी वीडियो देखने के बाद मोबाइल नंबर दिया गया है, आप वहाँ संपर्क करके सारे नोट्स और PDF लेना। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की? गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, ईसा मसीह, या कोई नहीं। ठीक है, तो बौद्ध धर्म का मतलब सीधे देखिए आपको आना है बुद्ध पर, बौद्ध धर्म का मतलब बुद्ध पर आना है। तो यहाँ पर बुद्ध से रिलेटेड सिर्फ एक ही नाम दिया है, वो है गौतम बुद्ध। ठीक है, तो बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की है? गौतम बुद्ध ने की है। ठीक है, अगला देखिएगा जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? 1001 बार आया वो प्रश्न है। और यहाँ पर देखिएगा जैन जो होते थे वो क्या होते थे? स्वामी होते थे। जैन क्या होते थे? वो स्वामी थे। इसलिए जैन के लिए जब संस्थापक पूछा जाए तो उनका नाम देखिए महावीर स्वामी के अंतर्गत आप लोग डालिएगा। ठीक है, तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी थे यहाँ पर जैन धर्म के महत्वपूर्ण संस्थापक। अगला हो गया किस धर्म में 24 तीर्थकर हुए? किस धर्म में 24 तीर्थकर हुए? देखिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न 1001 बार आया हुआ है। अगर आप देखिएगा तो ये आपका बिहार टेट में 2 बार प्रश्न आया हुआ है, यूपी टेट में 3 बार आया हुआ है, MP टेट में 1 बार आया हुआ है, और हो सके तो आपके झारखंड टेट में भी आ जाए। ठीक है, या झारखंड में भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं किसी भी परीक्षा में। तो किस धर्म में 24 तीर्थकर हुए? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म और ईसाई धर्म। ठीक है, तो जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं। किस धर्म में? जैन धर्म में 24 तीर्थकर थे।
अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? ये भी प्रश्न आपका पूछा गया है। किसमें पूछा गया है? तो ये यूपी टेट में 2 बार पूछा गया है, एमपी टेट में 1 बार पूछा गया है, राजस्थान टेट में 1 बार पूछा गया है, ठीक है, और बिहार टेट में भी 1 बार पूछा गया है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म में जो 24वें तीर्थकर हुए थे उनका नाम था महावीर स्वामी, ठीक है, क्योंकि जैन धर्म से कौन जुड़े हुए हैं? महावीर स्वामी जुड़े हुए हैं, इसलिए 24 तीर्थकर उसमें हुए। अगला है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ आपसे पूछा गया है, ठीक है। देखिए महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ, ये भी प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो महावीर स्वामी का जो जन्म था, महावीर स्वामी का जन्म जो है वो कब हुआ? 536 ईस्वी पूर्व, 540 ईस्वी पूर्व, देखिए यहाँ 540 लिखा हुआ है, 576 ईस्वी पूर्व या कोई नहीं, ठीक है। देखिए महावीर जो स्वामी थे उनका जन्म जो है 540 ईस्वी पूर्व वज्जी साम्राज्य में कुंडग्राम के राजा सिद्धार्थ ना और लिच्छवी राजकुमारी त्रिशला के यहाँ उनका जन्म हुआ था ना, त्रिशला के यहाँ जन्म हुआ था। ये सारा चीज़ें पूछा गया है और हो सके तो आपके एग्जाम में यहाँ पर जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा होनी उसमें भी आ सकता है, तो आप सभी जरूर देख लेंगे। अब देखिएगा, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, कुंडलवा, उत्तर प्रदेश या कोई नहीं, ठीक है। तो महावीर स्वामी का जन्म वज्जी साम्राज्य के कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम ना, और किसके यहाँ? तो सिद्धार्थ और उनकी माता नाम त्रिशला के यहाँ हुआ था। और ये वज्जी संत कहाँ है? आधुनिक बिहार में वैशाली के अंतर्गत आता है। तो महावीर स्वामी का जन्म जो है यहाँ कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली के निकट कुंदग्राम में हुआ था। महावीर के पिता का नाम क्या था? प्रियदास, प्रसन्नजीत, सिद्धार्थ या कोई नहीं। तभी हमने बताया महावीर के पिता का नाम, महावीर स्वामी के पिता का नाम जो था वो आपका था यहाँ पर सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ था ना, उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ हुआ है। अगला है, महावीर के माता का नाम क्या था? प्रियंका, प्रियदर्शी, त्रिशला या सुप्रिया। तो महावीर के माता का नाम जो था वो त्रिशला था, वो लिच्छवी राजकुमारी त्रिशला थी, ठीक है। त्रिशला माता का नाम उनका होता है। महावीर के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, वर्धमान, बौद्ध या कोई नहीं, ठीक है। तो महावीर के बचपन का नाम क्या था आपको? तो महावीर के बचपन का नाम जो था वो वर्धमान था, क्योंकि हम लोग उनको कहते हैं वर्धमान महावीर, वर्धमान महावीर। तो बचपन का नाम उनका वर्धमान हुआ करता था, बचपन का नाम उनका वर्धमान था। महावीर की पत्नी का नाम क्या था? त्रिशला, सुमित्रा, यशोदा या यशस्वी, ठीक है। तो महावीर की पत्नी का नाम जो था वो यशोदा था, महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था, महावीर की पत्नी का नाम। ये भी प्रश्न आपके आए हुए हैं। महावीर की पुत्री का नाम क्या था? त्रिशला, यशोदा, सुमित्रा या प्रियदर्शना। तो महावीर से एक पुत्री हुई वो अनोजा प्रियदर्शना, ठीक है। तो उसका नाम प्रियदर्शना के रूप में यहाँ पर आया हुआ है। तो महावीर की पुत्री का नाम जो था वो यहाँ पर प्रियदर्शना था, ऐसे अनोजा प्रियदर्शना कहते हैं। महावीर को किस वृक्ष के नीचे कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ? महावीर को ज्ञान जो प्राप्त हुआ तो उसको कैवल्य ज्ञान कहते थे। और किस वृक्ष के नीचे हुआ? साल वृक्ष, पीपल वृक्ष, बरगद वृक्ष या कोई नहीं। तो महावीर को हुआ था साल वृक्ष के नीचे और बुद्ध को हुआ था पीपल वृक्ष के नीचे। तो ये साल और पीपल याद रखिएगा। महावीर स्वामी थे और स्वामी में स है, उससे साल वृक्ष याद रख लीजिएगा, ठीक है। साल वृक्ष याद रख लीजिएगा। अगला है, महावीर को किस नदी के तट पर केवल ज्ञान प्राप्त हुआ? शंख नदी, रिजुपालका नदी, कोयल नदी या कोई नहीं, ठीक है। तो महावीर स्वामी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो रिजुपालका नदी के तट पर, यहाँ पर उनको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। रिजुपालका नदी, किस नदी? रिजुपालका नदी। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए? महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए? प्राकृत भाषा, पाली भाषा, मगधी भाषा या अपभ्रंश भाषा। आप देख रहे हैं ये 6th क्लास का JCERT टेक्स्ट बुक आप पढ़ रहे हैं या कह लीजिए NCERT टेक्स्ट बुक। और देखिए क्या आपने परीक्षा दिया है, सब प्रश्न आपको भिड़े थे कि नहीं भिड़े थे, और सब आपको देखिए किससे यहाँ पर JCERT का आप 6th क्लास खोलिएगा, आपको यहाँ पर टोटल प्रश्न यही सब मिलने वाला है, ठीक है। तो आप सारे प्रश्न को लेकर के यहाँ से देख लीजिएगा। तो महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? तो महावीर ने आपको जो उपदेश दिए थे वो प्राकृत भाषा में दिए थे। किस भाषा में दिए थे? प्राकृत भाषा में महावीर ने उपदेश दिए। देखिए कम प्रश्न पढ़ करके और अधिक अंक उठाना चाहते हैं तो इससे अच्छा आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, इतना अच्छा नोट्स बना हुआ है। जैन धर्म कितने भागों में बट गया? 2, 3, 4 या 5, ठीक है। जैन धर्म यहाँ पर जो है 2 भागों में बटा हुआ था, ठीक। 2 भागों में, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर, ठीक है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है? कल्पसूत्र,
पंचरत्न सूत्र, आदम सूत्र या कोई नहीं। तो जैन धर्म का सबसे जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो देखिए आपका है कल्प सूत्र। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है? कल्प सूत्र आपका है। देखिए थोड़ा सा नोट्स आप देख लीजिएगा यहाँ पर जो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण हो सकते हैं और आए हुए हैं। तो बहुत बार पूछा गया है जैन मंदिर से रिलेटेड प्रश्न कि उड़ीसा के उदयगिरी पहाड़ी पर कौन सा मंदिर स्थित है? तो उड़ीसा की उदयगिरी पहाड़ी पर देखिए जैन मंदिर स्थित है। कर्नाटक स्थित श्रवणबेलगोला में भी आपका जैन मंदिर स्थित है। दिलवाड़ा स्थित माउंट आबू जो राजस्थान में है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर मंदिर से प्रश्न जब भी पूछा जाता है तो यहीं से आता है कि उड़ीसा के उदयगिरी को किस धर्म के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? तो जैन धर्म के लिए। कर्नाटक स्थित श्रवणबेलगोला, यह श्रवणबेलगोला जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। दिलवाड़ा स्थित माउंट आबू जो राजस्थान में है वो दिलवाड़ा का वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। और आपके झारखंड में भी एक मंदिर है जो जैन के लिए प्रसिद्ध है, उसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है, वो है पारसनाथ। पारसनाथ किस लिए मंदिर है झारखंड में? पारसनाथ मंदिर, ये पारसनाथ जगह ये झारखंड में है और ये किस लिए मंदिर है? तो जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पर जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है या पारसनाथ की पहाड़ी झारखंड में। जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल पारसनाथ झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल पारसनाथ झारखंड के किस जिले में है? तो पारसनाथ जो मंदिर है वो झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। पारसनाथ किस धर्म के लिए प्रसिद्ध है? तो जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। उसके बाद है ये पारसनाथ की जरूर तैयारी कर लेंगे क्योंकि यदि आप झारखंड से रिलेटेड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो पारसनाथ से एक प्रश्न हमेशा खुल करके आता है और आपको एकदम याद कर लेना है। यह स्थल जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ से संबंधित है। यहाँ जो पारसनाथ में जो जैन मंदिर है वो किससे संबंधित है? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ से संबंधित है। याद रखिएगा, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ से संबंधित है। जैन धर्म के 24 तीर्थकर में से 20 का निर्वाण स्थल पारसनाथ ही है। याद रखिए, जैन धर्म में जो 24 तीर्थकर हुए हैं उसमें 20 तीर्थकर का निर्वाण स्थल जो पारसनाथ है, इसलिए पारसनाथ जो है जैन मंदिर के लिए, जैन भिक्षुओं के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसके कारण यहाँ पर हर वर्ष बहुत ही मेला लगता है। अब देखिए जिस स्थल पर मंदिर निर्मित है झारखंड का जो ये पारसनाथ मंदिर है, वो मंदिर जिस स्थल पर मंदिर निर्मित है उन्हें सम्मेद शिखर कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? सम्मेद शिखर कहा जाता है। और ये भी प्रश्न पूछा गया कि झारखंड का सबसे ऊंचा स्थल कौन है? तो झारखंड का सबसे ऊंचा स्थल जो है वो पारसनाथ की पहाड़ी है। झारखंड का सबसे ऊंचा स्थल है पारसनाथ की पहाड़ी है। और पारसनाथ की ऊंचाई कितनी है? 1001 बार प्रश्न पूछा गया है। पारसनाथ की ऊंचाई कितनी है? देखिए याद रखने का तरीका बता दे रहे हैं। पारसनाथ की ऊंचाई याद रखिएगा, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। एक वर्ष में 365 दिन। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख लीजिएगा, एक वर्ष में 365 दिन यानी 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, एक वर्ष कितना दिन? 365 दिन। इसको पढ़ेंगे 1365 मीटर। तो इसकी ऊंचाई जो है 1365 मीटर है, एकदम कंफर्म हो लीजिएगा। ठीक है, ये प्रश्न आपको 1001 बार पूछा गया है कि पारसनाथ की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? तो पारसनाथ की ऊंचाई समुद्र तल से 1365 मीटर है। क्लियर? देखिए इतिहास सेक्शन के अंतर्गत आपको बौद्ध धर्म जैन धर्म से बहुत ही कंफ्यूजन रहता है, तो आपको देखिए इसका और भी वीडियो हमारे यहाँ उपलब्ध है, और भी नोट्स इसका उपलब्ध है जिसको इसमें शामिल नहीं किया गया है। उसमें विभिन्न संगतियाँ किस स्थल पर हुई उसका ट्रिक दिया गया है, विभिन्न वंश के संस्थापक कौन थे उसके ट्रिक दिए गए हैं, और यहाँ पर जो प्रथम बौद्ध संगति द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई उसके सभी यहाँ पर ट्रिक्स और बेसिक चीज, सारा इतिहास को इस तरह से कवर अप किया गया है। उसी तरह से भूगोल भी दिया गया है, उसी तरह से अब पॉलिटिकल सारी चीजें आपको इतने अच्छे से सजा के बना दिया गया है कि आप जो अभी तक तैयारी किए होंगे वो कंफ्यूज होगा, लेकिन इस वीडियो देखने के बाद कंफ्यूजन आपकी पूरी 100% समाप्त हो जाएगी। तो आप यहाँ से नोट्स लेना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।